नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सारे विद्यार्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम हिस्ट्री, उसके बाद एमपी, एमपी के बाद इकोनॉमिक्स और आज जो है ज्योग्राफी की क्लास मैं आपको दे रहा हूँ। मेंस आंसर राइटिंग के इस पड़ाव में मैं आपके लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूँ जिसके माध्यम से आपके एग्जाम में या आने वाले एग्जाम में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने को मिल जाए। इस आधार पर मैंने आपके लिए कुछ विशेष टॉपिक्स तैयार करे या कुछ विशेष टॉपिक के 10 मार्कर तैयार करे जिनके लिए आप बेहतर तैयारी करें और इस आधार पर अपने आगामी एग्जाम में बेहतरीन तरीके से आंसर्स लिख के आए और नंबर प्राप्त कर लें। इसके साथ आपको ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि मैंने एक और अभिनव प्रयास करा है आप लोगों के लिए। मैंने हाल ही के 2024 के मेंस के लिए वे विद्यार्थी जिनके पास समय कम बचा है या अच्छी तैयारी नहीं कर पाए हैं उनके लिए रामबाण कंटेंट तैयार करके रखे हैं। अर्थात इन कंटेंट के माध्यम से आप आसानी से एटलीस्ट कुछ सब्जेक्ट में बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो ये सभी पेपरों के लिए एक मॉडल आंसर्स दिए गए हैं, मतलब जीएस फर्स्ट से लेकर जीएस सिक्स तक आपको मॉडल आंसर्स दिए गए हैं उसमें। और ये इतने बेहतरीन तरीके से मैंने डिजाइन करके रखे हैं जो कि अपने हाथों से लिख के दिए हैं ताकि आप उस दिन वैसे ही हूबहू इनको लिख कर आ जाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का सेशन शुरू कर रहा हूं कि आज के द्वारा जो हम पढ़ाए जा रहे हैं प्रश्न, इनमें यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ जाए। चलिए मेरे साथ जो विद्यार्थी जुड़ चुके हैं एक बार कमेंट करके बता दें कि हाँ सर हम लोग जुड़ चुके हैं आपके साथ में और आज के सेशन को फिर शुरू करा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का। सभी को मेरा नमस्कार, सभी को मेरा राम राम, सभी को बहुत धन्यवाद तहे दिल से जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं कि आज ये क्लास नंबर 4 है, ज्योग्राफी से रिलेट कर रही है, भूगोल से रिलेट कर रही है। आपके इन प्रश्नों के समाधान भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आज जो टॉपिक का चयन हमने करा है वो टॉपिक है आपका फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और उत्तर भारत का मैदान और इसका महत्व। बहुत आसान तरीके से मैं इनके आंसर्स बताऊंगा। आप ये देखना कि कैसे प्रश्न आएंगे, कैसे आंसर्स लिख सकते हैं और इन टॉपिक को कैसे आसानी से आप कवर कर सकते हैं। चलिए अब रेडी हैं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब उम्मीद कर रहा हूँ सारे विद्यार्थी आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें। बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का, बहुत धन्यवाद। चलिए आ गए हैं तो अब आगे बढ़ रहा हूँ। प्रश्न किस तरीके से बनाएगा, सबसे पहले ये देखिए कि खाद्य प्रसंस्करण से आशय स्पष्ट करते हुए इसका महत्व, बाधाएं और समाधानों पर चर्चा करना है। पॉइंट समझ रहे हैं? फूड प्रोसेसिंग के रिगार्ड से क्वेश्चन है आपका। मेंस 2024 की बात हो रही है या मेंस 2024 के लिए ही सारे प्रश्न डिजाइन करे गए हैं। इसके साथ साथ आगामी जो मेंस होगा 25, उसमें भी इन प्रश्नों को देखने की पुनरावृत्ति जो है देखने को मिल जाती है। समझ गए बात को? तो 25 के लिए भी आपको तैयार करके रखना है। जो 25 का मीन्स देंगे, जो 24 का मीन्स दे रहे हैं वो इनको ध्यान से देख कर जाए। कैसे? आगे बढ़ते हैं, इंट्रो वाला पोर्शन पे आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला 10 मार्कर के लिए 2 पेजेस आपको मिलेंगे। इनमें आपको कैसे करना है, सबसे पहले ये इंट्रो हमने लिखा। देखिए, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें प्राथमिक कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग कर उनका मूल्यवर्धन किया जाता है, वैल्यू एडिशन करा जाता है। सामान्यतः यह बात देखने को मिलती है कि जब आप कृषि उत्पादों को प्राप्त करते हैं या प्राथमिक क्षेत्र से उत्पादों को प्राप्त करते हैं बच्चों, तो ये रॉ फॉर्म में होते हैं, कच्चे होते हैं। तो जब ये रॉ फॉर्म में है, कच्चे फॉर्म में है, तो इनको हम खाने योग्य जो बना रहे हैं उसके लिए जो विधियां प्रयोग हो रही हैं या जो प्रोसेस हो रही है उसी को ही हम बोल रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग। इतनी बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ सर। ठीक है, इस आधार पर हम बोलेंगे, कुछ उदाहरण के तौर पे हमने इनको दिया। ये उदाहरण के तौर पर आप इनको क्या दे पा रहे हैं, देखिए आप बोल रहे हैं कि इसके तौर पर डेयरी उत्पाद की बात हो गई, मतलब डेयरी से जो है आप जो भी प्रोडक्ट बना पा रहे हैं, दूध इत्यादि, इन सब से जो प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो। फल, जो फ्रूट्स हैं इनको आप जो है प्रोसेस कर रहे हैं, इसके बाद जूस बना रहे हैं या कुछ जेली टाइप बना रहे हैं, इनकी बात हो रही है। सब्जियां जिसमें टमाटर इत्यादि आ जाते हैं, डिब्बाबंद भोजन और पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि जो है इस पर आप शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात शामिल हो गई, समझ में आ गई तो आगे बढ़ रहे हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार बताए हैं। चूंकि आंसर लंबा करना है या मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि मैं आपको एटलीस्ट 4 टॉपिक देना चाह रहा हूँ इस टॉपिक के माध्यम से, या 4 प्रश्नों के उत्तर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा जरा सा लेंदी करा है। हालांकि मैंने वर्ड लिमिट तब भी ध्यान में रखी है।
पर आप यदि एग्जाम में ये प्रश्न बनता है कि इसका महत्व, बाधाएं और समाधानों पर चर्चा करें, तो आप इंट्रो लिखने के बाद इन प्रकारों को शॉर्ट में लिख दें कि इसके 3 प्रकार होते हैं: प्राथमिक प्रसंस्करण, द्वितीयक प्रसंस्करण और तृतीयक प्रसंस्करण। इसके बाद आप डायरेक्ट महत्व वाले पोर्शन पे शिफ्ट हो जाएं। पर चूंकि मुझे आपको ये बताना है, इस आधार पर मैंने इसके लिए भी एक छोटा सा पॉइंट तैयार कर दिया। देखिए क्या आएगा इसके अंतर्गत, दिख रहा है आप सभी को स्क्रीन पे? ठीक है। प्राथमिक प्रसंस्करण के अंतर्गत यदि बात करते हैं बच्चों, तो भौतिक प्रक्रिया से कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार परंतु भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। मतलब जैसे ही आपको कोई प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, तो आप उसमें एक भौतिक प्रक्रिया के माध्यम से उसके जो है मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बट आप कुछ ना कुछ उसकी गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं। जैसे इसके अंतर्गत ही अनाजों की यदि बात कर लें, तो उनकी हो गई सफाई, ग्रेडिंग, छटाई और पैकिंग इत्यादि चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं। इतनी बात समझ में आ गई बात? ठीक है। जैसे आपने खेत से चने तोड़े, चने जानते हैं हरे, ठीक है, इन चनों को तोड़ा आपने, और आपने क्या करा, जो अच्छे अच्छे साइज के चने हैं इनको एक साइड रख लिया तोड़ के, और इनके बढ़िया एक पैकिंग कर दी, या आप छिलटे निकाल के आपने क्या करा, वो जो पैकेट में आपको आते हैं ना स्प्राउटेड टाइप के, उस तरीके से पैक करके आपको दे दिए गए। इतनी बात समझ में आ गई? आगे द्वितीयक प्रसंस्करण की बात होती है, तो अब प्राथमिक जो इस प्रसंस्करण के बाद सेकेंडरी स्टेप पे जा रहा है कोई भी प्रोडक्ट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया हो रही है बच्चों, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कच्चे पदार्थों की मूल भौतिक विशेषता में क्या कर दिया जा रहा है, परिवर्तन कर दिया जा रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ये किताबी भाषाएं हैं, आपको ऐसे ही लिख के आ जाना है, कम शब्दों में मैंने वैसे भी समाहित करने का प्रयास करा, और प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो अब जैसे हमने द्वितीयक प्रसंस्करण की बात करी, इसके अंतर्गत क्या शामिल हो रहा है, हमने मान के चलिए गेहूं प्राप्त करा, गेहूं खेतों से आपको मिल गया, तो ये प्राथमिक प्रसंस्करण का हिस्सा होगा, जहां पर आपने क्या करा, गेहूं को प्राप्त करा, उसकी छटाई इत्यादि करी, और अब इसको जो है आगे भेज दिया। अब जैसे ही आप इसको आगे भेज रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होगा, अब इसकी प्रोसेसिंग सेकेंडरी स्टेप पे होगी, गेहूं से बना दिया जाएगा आटा। गेहूं से क्या बना दिया जाएगा, आटा। तो ये द्वितीय प्रसंस्करण हो गया। इतनी बात क्लियर है? आगे तृतीय प्रसंस्करण की बात हो रही है, तो भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के से कच्चे उत्पाद को तुरंत खाने योग्य बना दिया जाता है। थर्ड स्टेप में आप ऐसे समझ लें वो रेडी टू ईट हो जाते हैं। इसके अंतर्गत जैसे हमने गेहूं से बनाया आटा, आटे से बना दी आटे की बिस्किट या ब्रेड। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे बढ़ जाएं फिर, ठीक है। दूध दही, दूध से दही बना दिया गया, शीतल पेय इत्यादि, तो आप इसको लिखकर बाहर हो जाए। क्योंकि हमसे खाद्य प्रसंस्करण के महत्व पूछा है, तो मैंने आपको बोला था डायरेक्ट आपको इस पॉइंट पे आ जाना है। खाद्य प्रसंस्करण के महत्व के अंतर्गत आपको क्या लिखना रहेगा, देखिए आप बताएंगे कि पोषण स्तर में सुधार लाना। किसमें सुधार लाना? पोषण स्तर में सुधार लाना। पोषण स्तर में सुधार लाने की बात हो गई, चलिए ठीक है, कैसे? देखिए कोई भी चीज जब रॉ फॉर्म में प्राप्त होती है तब वह उतनी बेहतरीन नहीं होती। इतनी बात समझ में आ गई आपको? जब रॉ फॉर्म में प्राप्त होती है तो वह इतनी बेहतरीन आपकी नहीं होती। इसी के साथ साथ आपको ये बात भी याद रखना है प्यारे बच्चों, कि इसके साथ आपको ये बात भी समझना है कि कृषि में विविधता को बढ़ावा के साथ किसानों को अतिरिक्त लाभ मिलता है। कैसे? एक तो किसान ने फसल उगा ली, ये बात आपको पता हो गई होगी, हाँ कि ना बताइए? किसान ने क्या कर ली? फसल उगा ली। अब इसके साथ क्या मिल रहा है उसको? अब किसानों को अतिरिक्त लाभ, क्योंकि अब वो प्रोसेसिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग। तो इसी के बेसिस पे उसको फसल के भी दाम मिल गए, और जब उस प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग हो रही है तो उसके अलग दाम मिल गए, या उनका मूल्य वर्धित दाम उनको प्राप्त हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? उसके बाद खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निर्यात को बढ़ावा देना। भाई आपके पास यदि प्रोडक्ट अच्छे हैं तो ये तो खाद्य सुरक्षा की बात हो गई, या सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो ये खाद्य सुरक्षा की बात हो गई। आप अपने यहाँ के लोगों की जरूरतों को या खाने की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तो ये खाद्य सुरक्षा का हिस्सा हो गया। पर जो बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो निर्यात को भी क्या मिल रहा है? बढ़ावा मिल रहा है। जैसे सरबती गेहूं की चर्चा आपने सुनी होगी, तो इसको एक्सपोर्ट करा जाने लगा है। समझ गए बात को? ऐसे नई आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब एक तो किसानी थी, खेती थी, तो किसानी या खेती में आपको रोजगार सृजित हो रहा था। इतनी बात तो क्लियर है। आगे क्या बात करते हैं कि जब फूड प्रोसेसिंग वाले पोर्शन पे आप जाएंगे, तो वहां पर नो डाउट एक प्लांट स्थापित होगा। उस प्लांट में लोगों को काम करने की जरूरत होगी। इसी के साथ साथ जो है अन्य कार्यों की जरूरत भी पड़ेगी, चाहे वह उससे संलग्न जितने क्षेत्र होते हैं।
जब आप नौकरी करने जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति को काम मिलता है, अर्थात आपको मिलता है काम। पर जब आप एक एंटरप्रेन्योरशिप करने जाते हैं, उद्यमिता करने जाते हैं, तो उसमें कम से कम 4 लोगों को जॉब मिल जाती है। कैसे सर? आप जब एक प्लांट स्थापित करेंगे तो वहां पर चाय की दुकान भी आएगी, तो और भी लोग आएंगे। अब चाय वाले से संलग्न कौन हो जाएगा? दूध वाला। तो ऐसे सबके लिए क्या सृजित होने लगता है? रोजगार सृजित होने लगता है। उसके बाद खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता को बढ़ावा देने की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये कैसे होगा? देखो, खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता इस आधार पे बढ़ती है बच्चों कि जैसे टमाटर की बात कर लेते हैं। आह, टमाटर बड़ा मजेदार, समझ गए बात को? तो टमाटर की यदि हम बात करते हैं तो टमाटर में क्या होता है आपको पता है? ज्यादा से ज्यादा कितने दिन स्टोर कर सकते हो? बताओ जल्दी मुझे, कमेंट करके बताओ तो टमाटर को कितने दिन स्टोर कर सकते हो? मैं भी तो देखूं हमारे बच्चे कितने समझदार हैं। जल्दी बताओ। ठीक, चलो। तो यदि हम इसकी बात करते हैं बच्चों, तो टमाटर को आप ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते और कुछ हद तक 10 दिन, और किसी की इच्छा हो रही तो मैंने कहा चलो 15 दिन स्टोर कर लेते हैं। 15 दिन बाद तो खराब होंगे कि नहीं होंगे? पर इसके लिए क्या करा? टमाटर से बना दी गई सॉस, और सॉस को 1 साल रखे रहो। तो खाद्य पदार्थों की उत्तरजीविता में क्या हो गई? एक तरीके से वृद्धि हो गई। आगे, दूध, मांस, समुद्री खाद्य पदार्थों में से हानिकारक कीटाणुओं को समाप्त कर उनमें पोषक तत्वों को मिलाकर खाने योग्य बनाना। सी फूड आपने सुना होगा, कई बार बड़ा चर्चा में रहता है। तो ये भी काइंड ऑफ एक रॉ फॉर्म में मिलता है, पर इसको जो है प्रोसेस कर दिया जाएगा तो लोग केकड़ा भी खा जाएंगे। बोल रहे हो सर क्या मजाक कर रहे हो? बिल्कुल होता है, आप देखिएगा। तो ये जो मछलियां आती हैं, झींगा मछली कहते हैं या विभिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं, ये सी फूड के अंतर्गत ही आती हैं। लोग इनको डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, आपको पता है। तो इनकी क्या है, प्रोसेसिंग कर दी जाएगी तो लोग फिर शायद अच्छे से खाते रहेंगे। खाने वाले समझेंगे, आप नहीं खाते हैं तो बुरा मत मानिए, नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो भी बुरा मत मानिए। उसके बाद में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की समस्याएं, चूंकि प्रश्न आपका महत्व समस्याएं और समाधान पे है, तो अब अपन किस पर चल रहे हैं? समस्याओं के अंतर्गत। तो जल्दी से बता दो क्या आप रेडी हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को? आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया इंपॉर्टेंस वाला? जल्दी बता दीजिए। ठीक, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सभी का बहुत धन्यवाद है। और जो लेट जुड़ रहे हैं वो भी लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। सभी का धन्यवाद है, टाइम पर आए। और इतना याद रखिए, सारे आपको भी काम आएंगे। आपको ये समझना होगा कि किस लेवल की क्लासेस आपको दी जाएंगी। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आपके लिए यथासंभव प्रयास कर लिया जाएगा। यदि आप हमारे कॉम्बो बैच से जुड़ते हैं, आप देखेंगे कि आपके लिए कितनी बेहतरीन मेहनत करी जा रही है। सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में भी मिलने वाले हैं आगे चल के। बट आपको कॉम्बो बैच का हिस्सा बनना होगा। वहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि सर ने आपके लिए मेहनत करके रखी है, तो यही मेहनत आपके जो है खाते में जुड़ जाएगी। और इस मेहनत से मैं कहूंगा आप जल्दी पास हो जाएंगे। तो समस्याओं को समझें। देखिए, पर्याप्त वित्त सुविधाओं का अभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है भाई। सफिशिएंट फाइनेंस जो है अवेलेबल आज भी इस सेक्टर को नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से हम अन्य देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं। ये बात क्लियर। दूसरा, हम बोलेंगे कच्चा माल और पैकेजिंग की लागत जो है अधिक आ जाती है। अब देखिए, रॉ मटेरियल को हमारे यहाँ प्रोड्यूस करने में ही कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो नो डाउट इसकी सेलिंग कॉस्ट ही ज्यादा होगी। और जब सेलिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाती है तो कई बार प्रोडक्ट अनबिके रह जाते हैं या नहीं बिक पाते हैं, सेल नहीं होते। तो ये भी लॉस है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपका एक अमाउंट यहाँ इंगेज हो चुका है, लग चुका है, फंस चुका है पैसा। समझे बात को? उसके बाद में हम बात करेंगे कि परिवहन एवं शीत भंडार सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। भाई, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है आज भी हमारे यहाँ पर। सही बात है कि नहीं कह रहा हूँ? आप कई बार देखते होंगे कि जो खेत से मुख्य सड़क तक जाने तक कितनी मतलब समस्याएं हो सकती हैं, चिकल्लस हो सकती है। सही बात कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? तो सोचो, जब ऐसी समस्याएं हैं तो आप यदि कुछ ऐसे मटेरियल्स को ला रहे हो, ऐसे रॉ मटेरियल्स को ला रहे हो, ऐसे प्रोडक्ट को ला रहे हो जो वैनिश हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, तो उनके लिए क्या समस्या होगी? आपको पर्याप्त आधारिक संरचनाओं का विकास करना होगा। इसी आधार पर जो है सारी प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी। कई बार जैसे अपन ने अभी टमाटर की बात करी, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनको क्या करना पड़ता है बच्चों? उनको जो है तत्काल, यदि उनकी उचित दाम नहीं मिल रहे हैं, उचित लागत नहीं मिल रही है, या हमने जो है एक तरीके से जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर लिया है, तो
तो हम इनको जो है शीत भंडार गृह में या कोल्ड स्टोरेज में ले जाके स्टोर कर सकते हैं। पर यदि ये कोल्ड स्टोरेज ही पर्याप्त ना हुए तो सोचो क्या होगा। पॉइंट समझ पा रहे हो? उनकी ना तो फर्दर प्रोसेसिंग हो पाएगी या कुछ हो पाएगा। आगे, रेफ्रिजरेटेड कंटेनरों का अभाव पाया जाता है। अब ये रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स क्या होते हैं, आप इस बात को यदि समझेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से इस तरीके की गाड़ियां जिनमें आप एक तरीके से एसी लगाओ, ऐसे समझ लो। और एसी लगने का ये मीनिंग है कि ये प्रोडक्ट जो है आसानी से इसके उचित जगह पर उचित स्थान पर पहुंचाए जा सके बिना इनमें कोई समस्या है। समझे बात को? आगे, सीमित घरेलू बाजार और अत्यधिक आयात शुल्क। भाई हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो लिमिटेड है, उसमें आप लिमिटेड प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, सेल करते हैं, बेच पाते हैं। पर जब ये अनलिमिटेड होने की बात आती है ना, तो इसमें समस्या आ जाती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। इस आधार पर मैं कहूंगा कि बाजार सीमित है, तो प्रोडक्ट यदि एक्सेसिव हुए तो वो प्रोडक्ट भी फेंकने पड़ते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पॉइंट समझ गए बात को? इस आधार पर अब इन्हीं समस्याओं के समाधान मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। ठीक है, इन समाधानों को आप, मैंने देखो एक आपको महत्व बताया, समस्याएं बताई, तो जब इनके बीच में आप इनको लिखोगे तो मैंने आपको बोला था आप ऊपर वाले पैरा से नीचे वाले पैरा के बीच में एक इंटरलिंक सेंटेंस जरूर लिखना है। समझ गए बात को? कि बार बार मैं आपको रिपीट नहीं करूंगा, या आपको प्रैक्टिस से करना है। मैं आपको लिख के सब दे दूंगा, ये भी बात सही है, पर पास तो आपको होना है, परीक्षा तो आपको देनी है। और आपके अंदर ये विवेक जागृत ना कर पाया तो मेरे पढ़ाने का भी कोई अर्थ नहीं। समझ गए? आप उन्हीं से फिर पढ़ें मेरे हिसाब से जिन्होंने आज तक आपको आंसर राइटिंग भी नहीं बताई कि कैसे लिख के आना है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए बोल रहा हूं यदि हमसे पढ़ रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो थोड़ा तो डिफरेंस अपने को करना पड़ेगा बच्चों। उस आधार पर अपने को ये भी समझना पड़ेगा कि एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें और पास हो जाएं। समस्याओं के समाधान, संरचनात्मक विकास और बाजार कनेक्टिविटी को बढ़ावा। जैसी समस्याएं हैं वैसे समाधान प्रस्तुत कर दो, सबसे बेहतर। भाई अभी हमने यही देखा कि संरचनात्मक विकास नहीं पाया जा रहा था तो उसको कर दीजिए। उसके बाद में बाजार नहीं मिल पा रहा था तो बाजार तक या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। मैंने आपको बोला कि मुख्य सड़क खेत से मुख्य सड़क तक जो है दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है, प्रॉपर रोड नहीं होती है, तो भैया ऐसी बाजार की कनेक्टिविटी बैठा दी जाए या सेट कर दी जाए कि आसानी से खेतों से इन्हीं प्रोडक्ट को जो है मुख्य बाजार तक पहुंचा दिया जाए। उसके बाद वित्तीय जरूरतों को समय समय पर पूरा करवाया जाए। बिल्कुल सही बात है भाई, जब रिक्वायर्ड है तब पैसा मिले तो अच्छा लगता है, और जब रिक्वायर्ड है तब पैसा ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं, समझदार हो तो। उसके बाद में आयात शुल्क बढ़ाने की जगह आत्मनिर्भरता बढ़ाने में सहायता की बात आती है। भाई आयात शुल्क आप बढ़ा रहे हैं, नो डाउट, इससे ट्रेड वॉर खिंचता है बच्चों। क्या होता है? ट्रेड वॉर। आप आयात या इंपोर्ट शुल्क जो है ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जब आपके यहाँ के प्रोडक्ट दूसरे देश में जाएंगे, उस देश में जाएंगे, तो वहां के लोग भी इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो काइंड ऑफ ट्रेड वॉर छिड़ जाता है। कई बार आप सुनते हो अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ गया। क्या मीनिंग है? अमेरिका के जो प्रोडक्ट कहाँ जा रहे थे चाइना, या चाइना के जो प्रोडक्ट अमेरिका आ रहे थे, चूंकि ये दोनों देश अपने अपने यहाँ पर आयात शुल्क को बढ़ाते जा रहे थे, तो दोनों एक दूसरे से लड़ते जा रहे थे। इसके कारण बहुत सारा लॉस हो जाता है। समझ के बात को? इसके लिए WTO नामक संस्था है जिस पर हम कभी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। WTO से आपका एक प्रश्न बिल्कुल बनता है मेंस में। आगामी मेंस यदि देने जा रहे हैं, मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, मेंस 2024 का, ठीक है ना, मेंस 2024 का आगामी मेंस यदि आप देने जा रहे हैं, तो मैं कहूंगा आप WTO को 100% पढ़ के जाओ। क्लियर बात है? समझ गए बात को? नहीं है तो मैंने भैया रामबाण कंटेंट में आपको फिर से बोल दे रहा हूं, बड़े यूनिक कंटेंट रखे हैं आपके लिए। आपको ज्यादा ना तो कॉस्ट रखी है, ऐसे यदि इसकी आप कॉस्ट समझने जाओगे तो ये 5,000 रुपए से ज्यादा है। और इसको जो है मैंने सिर्फ 151 रुपए जो है दक्षिणा के तौर पे रख दिए हैं कि बच्चे इतना तो समझ जाएंगे कि चलो इतना सस्ते में यदि कोई चीज ऐसी मिल रही है जिससे हम एटलीस्ट 400 नंबर तो और आसानी से पालें, वो भी बिना ज्यादा मेहनत के, तो मैं कहूंगा आप परचेज कर लो। और यदि आपको लगता है आप ज्यादा अनुभवी हो, आप ज्यादा कर सकते हो, तो निरंतर प्रयास करो, 2-4 साल बाद फिर मिलेंगे, चिंता नहीं करना है।
उसके बाद में घरेलू बाजार का विकास और उत्पादों की पर्याप्त मार्केटिंग की बात हुई। भाई आप अपने यहाँ के डोमेस्टिक मार्केट को डेवलप करिए, उसके साथ साथ उत्पादों की मार्केटिंग। इसी सेंस में आप जो है इसको इंक्लूड कर सकते हैं ओडीओपी को। इसको इंक्लूड कर सकते हैं ओडीओपी को। यहाँ से भी मेंस में एक प्रश्न इस बार बिल्कुल बन रहा है। देखो मैं अदर सब्जेक्ट के रेफरेंस में भी बताते चल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल प्रश्न मिलने वाले हैं इस बार। तो इन टॉपिक्स को भी पढ़ के जाएं जो मेंस पढ़ने देने जा रहे हैं इस बार का। समझ गए बात को। उसके बाद आधारिक संरचनाओं का पर्याप्त विकास एवं तकनीकी सहयोग से किया जाए। भाई बिल्कुल सही बात है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर दीजिए, टेक्नोलॉजी का यूज भी कर लीजिए, प्रॉपर जो है मॉनिटरिंग भी हो जाएगी। उसके बाद में मूल्य नियंत्रण एवं निगरानी प्रणाली को महत्व दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो इस आधार पर आप खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित समस्याओं का समाधान भी दे देंगे। यकीन मानिए मैंने सिर्फ 2 पेज पे ही लिखा है। अभी मैंने बिल्कुल भी ना तो लाइन वेस्ट करी है और ना ही स्पेस का मिसयूज करा है। पॉइंट समझ गए। ये दूसरे पेज का एंडिंग पोर्शन आ रहा है जहां पर आपने एक निष्कर्ष लिखा है। इस निष्कर्ष में हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस निष्कर्ष के अंतर्गत हम क्या बोल रहे हैं कि निष्कर्षता खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को यदि पर्याप्त सरकारी सहयोग दिया जाए तो यह क्षेत्र न केवल लोगों मतलब कृषि एवं संलग्न व्यक्तियों की आय बढ़ाएगा अपितु देश के जीडीपी में भी पर्याप्त योगदान देगा। पॉइंट समझे। तो पेज जो है 2 पेज जो मिलेंगे उसका कैसे यूज करना है, कैसे बेहतरीन अपने आंसर्स को बनाना है। अब आप यहाँ पर डायग्राम बनाना चाहें तो डायग्राम के फॉर्म में लिख दें, जैसा आपकी इच्छा है, जैसे दूसरे लोग बनाते हैं। मेरा ये मानना रहता है कि सबसे पहले कंटेंट आए, प्रैक्टिस आए, फिर डायग्राम आए। पॉइंट समझ गए। पहले कंटेंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, मतलब पेपर कवर अप हो जाए आपका पूरा। उसके बाद में आप जितने एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपनी कॉपी पे करिए, अन्यथा मत करिए, टाइम वेस्ट होता है। मैं कभी इसका भी मैनेजमेंट आपको सिखाऊंगा। अब मुझे बता दो कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है तो मैं आगे बढ़ूं। जल्दी जल्दी बता दो। ठीक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए या हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगा कि देखिए, यदि आप कम समय में सभी विषयों मतलब GS1 से लेकर GS6 तक की चर्चा हुई है, ज्यादा से ज्यादा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इन्हें देखकर आपको जरूर जाना है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी पहले से बोल दे रहा हूँ बच्चों। मेंस 2024 के अभ्यर्थियों के लिए रामबाण कंटेंट है। इसमें सभी संभावित प्रश्न और उनके उत्तर एक जगह रख दिए हैं मैंने। फिर सभी विषयों को भी शामिल करा है और फीस बहुत कम रखी है। 151 रुपए में तो मैं कहूंगा अच्छा पिज्जा भी नहीं आता है या आपका रिचार्ज भी नहीं आता है, ऐसे कह दिया जाए तो भी उचित है कि नहीं है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, कम समय में बेहतरीन पढ़ लोगे, यकीन मानो। एक बार आप जाकर इसको चेक करो। क्या करना है, इसके लिए आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन की लिंक यहाँ दी हुई है। अच्छा, अथवा जो मैं आपसे कहूंगा, गूगल प्ले स्टोर में किया नाम से एप्लीकेशन को सर्च करो। यहाँ पर बगल में एक फोटो लगा होगा जिसपे लिखा होगा शिक्षा की भ्रांति नहीं शिक्षा की क्रांति। इस तरीके से अपना एप्लीकेशन है। उस IAS एकेडमी को किया शॉर्ट में कहा है अपन ने, समझ गए बात को। और वहां पर आप जब एक पर्टिकुलर फोल्डर को चेक करोगे तो आपको सारी डिटेल्स वहां पे मिल जाएंगी। इसके साथ साथ हम लोगों ने कॉम्बो बैच को भी जो है लॉन्च करा है, इससे आप जुड़ जाइए, बहुत फायदा होगा। इकोनॉमिक्स के कोर्स से जुड़ जाइए, ईसिप के कोर्स से जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो, इंस्टा पे जुड़ जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ और व्हाट्सएप बैकअप चैनल है उस पर भी जुड़ना इम्पोर्टेंट है। चलो, समझ में आ गया है तो जल्दी बता दो, क्या आप उस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो जो आपसे बार बार टकराएगा। मैं कहूंगा प्री में टकराएगा, मेंस में टकराएगा, एसएससी जैसे एग्जाम्स में भी टकराएगा, ये बात पक्की है। रेलवे, व्यापम, जिसका भी देना चले जाओ। मैंने हमेशा बोला है जब भी मैं टॉपिक तैयार करता हूँ मैं 360 सोचता हूँ उस टॉपिक को, मतलब अब वो टॉपिक आपका सभी एग्जाम में आएगा तो आपको प्रश्न बन जाएंगे। बता दो। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे। चलो आंसर देखो। प्रश्न क्या बनेगा, उत्तर भारत के विशाल मैदान की संक्षिप्त जानकारी देते हुए इसका जो है इसके महत्व को स्पष्ट करना है। मतलब आपको उत्तर भारत के विशाल मैदान की चर्चा करनी है, उसका महत्व बताना है। क्या आप तैयार हैं? देखो,
सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको, ये प्री के फैक्ट में भी काम में आ जाएंगे, इतना याद रखना। भारतीय भौतिक प्रदेशों में सबसे नवीन जो क्षेत्र है वह कौन सा माना जाता है, आपसे बोला जाएगा तो आप बोल देंगे उत्तर भारत का या उत्तर का विशाल मैदान। इतना पॉइंट क्लियर है। उसके बाद में आपसे पूछे इसका निर्माण कब हुआ, यही मेंस की आंसर राइटिंग में इस बात को ध्यान में देते हुए चलो, आपको दिख रहा होगा, आई थिंक अब दिख रहा होगा, ठीक है। आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछे इसका निर्माण कैसे हुआ, तो आप बोलोगे हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा जो है लाए गए अवसादों से के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ। यदि हम बात करें हिमालय की नदियां, तो आपको पता है, ये थोड़ा सा मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखना। ठीक है, तो यहाँ से जो नदियां निकली हुई हैं प्यारे बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात को, आपको पता है यहाँ से जो है ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से किस प्रकार से नदियां निकली हुई हैं। तो इन नदियों के संदर्भ में बात हो रही है, इस प्रकार से ये 3 नदियां मेजर जो कहलाती हैं। इन नदियों के हम बोल रहे हैं, इनके साथ साथ और यहाँ से प्रायद्वीपी नदियां भी आपको देखने को मिल जाती हैं, समझ गए बात को। ये प्रायद्वीपी पठार कहलाता है आपका ये वाला हिस्सा इस तरीके से। तो ये प्रायद्वीपी पठार से जो नदियां निकली हैं, उनके संदर्भ में बात हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। तो इन नदियों के संदर्भ में जो बातें होती है ना, इनके द्वारा इसका अपन बोल रहे हैं निर्माण करा, समझ गए बात को। तो हिमालयी नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों के एक तरीके से द्वारा लाए गए अवसाद, अवसाद मतलब होता है उनके डिपॉजिट्स, जो नदियों में जो रहते हैं ना, नीचे तरफ देखते हैं आप, कंकड़ पत्थर इत्यादि, इनके इत्यादि की बात हो रही है। तो इनके कारण क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। विस्तार की बात करते हैं, अब आप उसका एक्सटेंशन ये देख लो कि ज्योग्राफी में उत्तर कैसे लिखते हैं, इसको भी समझ लो। पश्चिम में पाकिस्तान, तो याद करो ये वाला एरिया की बात हो रही है, पश्चिम में पाकिस्तान, जिसमें सिंधु नदी आपका एक तरीके से डिवीजन मान सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा बाहर कर लेना है, यहाँ से मैंने अंदर कर दी सिंधु नदी को, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना इसको। उसके बाद में यहाँ पर हम तथा पूर्व में बांग्लादेश, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी इसकी बाउंड्री बना रही है, तो ये ब्रह्मपुत्र हो गई आपकी। इसीलिए इसे जो है हम क्या बोलेंगे, गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदान। पॉइंट समझ गए आपको कि इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान क्यों कहा। उसके बाद में प्रादेशिक या भौतिक विभाजन, हम उत्तर के विशाल मैदान को अब और डिवाइड कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं। देखो, तो मैप बनाना है आपको आपकी कॉपी में, बिल्कुल ज्योग्राफी के कोई प्रश्नों में अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इस तरीके से नहीं बनाना है ये मैंने फटाफट बना दिया, इससे अच्छा तो मेरा यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आती हैं बच्चों, जितना ज्यादा जो प्रैक्टिस करेगा उसका बेहतर मैप आता है। कुछ लोग एग्जैक्ट या हूबहू कॉपी तैयार भी कर देते हैं, ये भी मैंने देखा। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो है हमने कुछ भागों को वर्गीकृत करा है। पहला जो है आपका, इसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, इसे ही मालवा का मैदान कहते हैं, या इसे ही सतलज का मैदान कहते हैं। तीनों नाम एक ही हैं, कंफ्यूज नहीं हो गया आप लोग, क्लियर है। दूसरा, गंगा यमुना का मैदान, तो ये भी फर्दर 3 भागों में बटा हुआ है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा, इस तरीके से 3 भागों में। अभी मैं उनको भी समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। दूसरे के बाद आपका तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान, कौन सा आता है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। और चौथा जो है वो आता है राजस्थान का मैदान। तो इस तरीके से उत्तर के जो मैदान है, उत्तर का जो विशाल मैदान है, उसको आपने वर्गीकृत करके अपनी कॉपी में आपने बत समझा दिया। अब देखो, आप ध्यान से देखते चलो, मैं आपका फर्स्ट पेज ही यूज कर रहा हूं, मैं अभी सेकंड पेज की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा हूं। पहले पेज में मैंने आधे से ज्यादा पेज में थोड़ा सा इंट्रो लिख दिया है, उसके बाद एक छोटा सा मैप बना दिया है, उसके बाद उसी पेज में अभी गाड़ी चल रही है अपनी, समझ गए बात को। ये देखो, ये मैप आ रहा है यहाँ पर, यही वाला, अलग नहीं है कि अलग से कुछ कर दिया मैंने, कुछ अलग से लिखा है, ये वही अपना भारत का मैप आ रहा है। अब पहले पॉइंट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये आपके 7 मार्कर में भी यूज कर सकते हो, 2 मार्कर में भी यूज कर सकते हो, इन्हीं को समझना, जिनको डिकोड कर लेना आप अपने हिसाब से। तो आप बोलोगे निर्मित, तो निर्मित कैसे होगा, सबसे पहले बताओ भाई। सिंधु और इसकी सहायक नदियों से ये जो वाला पंजाब वाला जो मैदान है, इसकी चर्चा हो रही है, तो आपको पता है पंजाब हरियाणा का मैदान, मालवा का मैदान और सतलज का मैदान। यहाँ पर यदि आप बात करेंगे, सिंधु और इसकी मुख्य सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया गया। इतनी बात कर दिए, एक दो नदियों के हमने नाम लिख दिए, झेलम, रावी आदि। सब तो आपको लिख नहीं पाओगे क्योंकि स्पेस आपके पास में नहीं है। विस्तार बताओगे अब सेकंड पॉइंट में आप उसका, तो आप बोलोगे भारत और पाकिस्तान में, परंतु पाकिस्तान में सर्वाधिक है। देखो, ये पॉइंट भी मेंशन कर दिया, जिससे सामने वाले को ये पता चल जाए कि हवा में लठ नहीं फेंक रहा है बच्चा, बता रहा है
पर वास्तविक तौर पे भी बता रहा है और सारी बातों को समाहित करते हुए बता रहा है। आप देखना इस तरीके से लिखोगे, आपके बेहतरीन नंबर आएंगे। उसके बाद आपने क्या करा, एक थर्ड पॉइंट बना दिया इनकी विशेषताओं वाला। तो आपने क्या बोला, देखो अब मुख्य मुख्य विशेषताएं जो आपको याद आ जाएं। कृषि की दृष्टि से विकसित क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, पानी पर्याप्त है। बारी तथा विस्तृत दोआब वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र दोआब कहलाता है। और यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी अर्थात बांगर एवं नवीन जलोढ़ मिट्टी अर्थात खादर की विशेषताएं। तो आपने संक्षिप्त में बता दिया कि बांगर और खादर की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने स्पीड में लिखा है। आपके पास एग्जाम की कॉपी में जो स्पेस मिलेगा, जो बॉक्स मिलेगा, उसके बाहर किसी भी अभ्यर्थी को नहीं जाना अलाउ होता। इसके बाहर जाके लिखोगे कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर है, आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद में गंगा यमुना मैदान की बात होती है। किसकी बात होती है, गंगा यमुना मैदान की। तो गंगा एवं यमुना तथा इनकी सहायक नदियों से ये निर्मित है। पॉइंट समझ गए, ये तो आसान है। इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, आसानी से बता दोगे भाई, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही बात है। अब देखो मैंने बोला था, इसको मैंने फिर से लिख रखा है, इसको बांटा जाएगा। तो पुनः जो है इसको बांटा गया, जिसमें उत्तरी गंगा, उत्तर गंगा का ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा, मतलब इसको भी 3 पार्ट में बांट दिया, जैसा कि मैंने आपको ये इस तरीके से यहाँ पर समझाया था। ये आ रहा है यार। सेकंड नंबर पॉइंट चेक करो मैप में, आपको दिख जाएगा रेड लाइन से, ये वाली जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब यहाँ पर भी विशेषताएं आप लिख रहे हैं, तो भाबर, खादर, बांगर और तराई जैसी विशेषताएं यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ से भी इंडिविजुअल 2 मार्कर प्रश्न बनेंगे या इन्हीं के बीच में अंतर पूछ लेगा आपको एग्जामिनर। इनके बीच में भाबर और खादर, बांगर, तराई, इस तरीके से इनके बीच में आंसर कभी कभी डिफरेंस बन जाते हैं, तो उसको भी पढ़ के जाना। उसके बाद में ऊपरी गंगा क्षेत्र में कृषि का विकास, जबकि निचली गंगा क्षेत्रों में डेल्टाई प्रधानता देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट आप मेंशन करेंगे ना, तो सामने वाले को और बेहतरीन आंसर मिलेगा। इसके साथ साथ देखो अपन ने कुछ और लिखा, जैसे गोखुर झील लिख दी अपन ने, तो आपसे जो है गोखुर झील पर भी 2 मार्कर बनने की पूर्णतः संभावना बनी रहेगी। बात समझ में आ गई। बील, जल्ला और टाल ये थोड़े से कम बनते हैं। ये सारे आपको जो है अच्छे से पढ़ के जाने हैं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आपको प्रश्न आएगा। थर्ड आपने बोला ब्रह्मपुत्र का मैदान। उसके बाद में थर्ड पोर्शन क्या है आपका, ब्रह्मपुत्र का मैदान की चर्चा हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित है, तो पहला पॉइंट हमने निर्मित वाला ही बता दिया। इसका विस्तार बता दिया हमने, मुख्यतः असम राज्य में है, आसपास के क्षेत्रों में भी फैला हुआ है, ये भी आपने बता दिया। अब सामान्य ढाल देखो दक्षिण पश्चिम की ओर है इसका। ये भी कभी कभी प्री में क्या करता है, इस बात को याद रखना, इन्हीं मेंस के फैक्ट को उठा के आपसे कभी कभी पूछ लेता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस दिन एमपीपीएससी टफ हो गई या यूपी जैसे यूपीपीसीएस जैसे पेपर बनाने लग गई ना, आधे बच्चे बिल्कुल नाता तोड़ देंगे पीएससी से। अभी पीएससी बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछती है, वो भी बच्चों से नहीं बनते। इसलिए मैंने बोल रखा है बिहार पीएससी का पेपर देने मत जाना। समझ गए बात को, क्यों, क्योंकि वहां के जो प्रश्न बनेंगे वो तुम्हारे ऊपर से हवाई जैसे किले जैसे उड़ जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ समय रहते पीएससी पास कर लो, यदि पीएससी टफ हो गई ना तो सोचते रह जाओगे। विशेषताओं की बात करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र जो है गुम्फित अपवाह प्रतिरूप बनाती है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं पता है तो पढ़ के जाना, आपसे पूछे कि कौन सी नदी गुम्फित अपवाह प्रतिरूप बनाती है, तो इसी के आधार पर इस नदी के आसपास प्रमुख द्वीपों का निर्माण हुआ है, जिसमें फेमस द्वीप है, प्रचलित बहुत ज्यादा चर्चित द्वीप है, इसका नाम है माजुली। कृषि भूमि क्षेत्र भी है, पूर्वोत्तर का आश्रयदाता भी है। देखो ये क्षेत्र बहुत अच्छे से याद रख के जाना, बहुत की फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। उसके बाद में डिगबोई, शिव सागर, नाहरकटिया जैसे प्राकृतिक गैस के भंडार भी हैं। तो जब आप विशेषताओं को लिख रहे हैं, कम शब्दों में बेहतरीन कुछ लिखने का प्रयोग करें, गागर में सागर भरने का प्रयोग करें। इस आधार पर राजस्थान के मैदान की बात भी आ जाती है, तो देखो अरब सागर के पश्चिमी निवर्तन से निर्मित हुआ है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इस बात को समझो कि जो भूगार्भिक प्रक्रियाएं होती हैं ना, उन भूगार्भिक प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप आप ये देखेंगे कि ये जो अरब सागर वाला क्षेत्र है, एक सेकंड मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, ठीक है ना, ये वाला जो यहाँ का एरिया है,
ये यहाँ पर आपको पता है अरब सागर वाला एरिया है, तो इसके एक तरीके से पश्चिमी निवर्तन की बात हो रही है, मतलब ये पीछे खिसका। पश्चिमवर्ती निवर्तन का मीनिंग क्या है, पीछे खिसक गया ये। तो इसके कारण जो है यहाँ पर इस मैदान का भी निर्माण जो है होता हुआ आपको दिखेगा। समझ गए बात को। उसके बाद में हम बोलेंगे पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर उत्तर में पंजाब हरियाणा के मैदानों में और दक्षिण में गुजरात तक ये मैदान फैला है। मतलब इसकी चतुर्दिशी स्थिति आपने बता दी कि किसके आसपास ये घिरा हुआ है, बीच में। पॉइंट क्लियर है। विशेषताएं, रोही आपसे पूछ ले क्या है तो बताना, उर्वर भूमि का नाम है। खनिज तेल के जो है भंडार देखने को मिलेंगे, जिप्सम और नमक के भंडार देखने को मिलेंगे, और कुछ अंतः स्थली जो है झीलें देखने को मिलेंगी बच्चों, जिसमें से एक है सांभर, और जो है लुप्त होती नदियां जिसमें एक है लूनी। समझ गए, नमकीन नदी। उसके बाद प्लाया, बालसन और रेतीले टीले जैसे बरखान की बात हो रही है। यकीन न मानो तो मैं आपसे फिर से बोल दे रहा हूं, ये इंडिविजुअल 2 मार्कर तुम्हारे मेंस में बिल्कुल बनेंगे। समझे बात को। बहुत इत्मीनान से, बहुत सब्र के साथ पढ़ के जाना, अच्छे नंबर दिलवा देंगे ये प्रश्न, ऐसे हैं। समझ गए बात को। प्लाया, बालसन और बरखान, इनसे प्रश्न बिल्कुल बनता हुआ दिखता है एग्जाम में आपको। इस आधार पर आपका महत्व अपन लिखेंगे। आप थोड़ा सा व्यवस्थित तौर से और लिख देना कि इसका संपूर्ण या जो उत्तर उत्तर के विशाल मैदान के प्रमुख महत्व या इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। इनमें सबसे पहला आप क्या लिखेंगे, भारत का विशाल अन्न भंडार। बिल्कुल सही बात है, कि भारत का सबसे बड़ा अन्न भंडार कहलाता है। अधिकांश मामले में आपको देखने को मिलेगा कि संपूर्ण जो है यहीं पर सारी चीजें जो है उत्पादित की जाती हैं, या संपूर्ण देश में इनका योगदान मुख्य रूप से देखा जाता है। उसके बाद इस क्षेत्र में भूमिगत जल की प्रचुरता भी देखने को मिलती है बच्चों, और इस कारण यहाँ पर उद्योग या जो है बसाहटों को ज्यादा देखा जाता है। उसके बाद परिवहन हेतु उचित दशाएं भी हैं, मतलब इतना उबड़ खाबड़ नहीं है। देखो, परिवहन हेतु उचित दशाएं जैसे आप यहाँ चले जाइए पूर्वोत्तर के राज्यों में, तो वो आपको नहीं मिलेगी, पर वो उत्तर के विशाल मैदान में बिल्कुल मिलेगी आपको, और बहुत व्यवस्थित मिलेगी। ऐतिहासिक सभ्यताओं का पालना है, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़ी जो सभ्यताएं हैं उनका यहीं पर पालन पोषण हुआ। आर्य सभ्यता से लेकर यदि आप आज की भी बात कर लेंगे तो यही आपको यहाँ आसपास फलती फूलती हुई दिख जाएगी। इवन हड़प्पा सभ्यता की भी बात कर लेंगे तो हड़प्पा जो है लास्ट लास्ट में इसी तरफ शिफ्ट होने हुई। आर्यों की मैंने चर्चा करी है आपसे, यदि आपको याद आ रहा हो, अभी पुरानी क्लासेस ऐप पर जो चल रही हैं वो बच्चे जल्दी रिलेट कर पाएंगे जो हमारे साथ एप्लीकेशन में इन सारी क्लासेस को देख रहे हैं। मैंने क्या बोला था आपको कि आर्यों को दो एरिया मैंने आपको बताए थे, तो एक एरिया इस तरफ से गंगा यमुना दोआब तरफ जो है शिफ्ट होता हुआ आपको दिखेगा। तो खुद से जो कितनी बड़ी बड़ी सभ्यताओं का ये पालना रहा है, इस तरीके से आर्थिक और सांस्कृतिक संपन्नता धारित भी करता है। भाई आर्थिक दृष्टिकोण से भी यहाँ पर बड़े उद्योग इत्यादि आपको देखने को मिलते हैं। उसके साथ विभिन्न सांस्कृतिक जो है आपको क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और लास्ट आप बोलेंगे कि तलहटी चट्टानों में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस के भंडार भी देखने को मिलते हैं। यदि आपको अब याद नहीं आ रहा है तो आदि लगा के छोड़ दीजिए और बंद कर दीजिए। इस आधार पर जब आप चेक करोगे तो देखो 2 पेजों में सटीकता के साथ, कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ आंसर राइटिंग कर दी कि नहीं कर दी। मैं यही बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको एप्लीकेशन पर सब सिखा दूंगा, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है। जितना देर करोगे उतना पीछे रहोगे और उतनी देर से पास होगे। निर्णय तुम्हारा है कि एक बार में जल्दी पास होना है या आसान आसान वो जो बिल्कुल आराम आराम से चलते चलते कछुए की चाल में चलना है। नो डाउट वो जो सीरियल्स या जो भी बताया जाता है कि कछुआ जीत जाता है, फिलहाल दौर वैसा नहीं है। स्मार्ट वर्क का काम करना होता है, और आप, मैं कहूंगा, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कराने से बेहतर है हमारे सहयोग से इन चीजों को प्राप्त करें। जल्दी प्राप्त कर पाएंगे, बेहतर प्राप्त कर पाएंगे और पास हो जाएंगे। तो यदि सेशन अच्छा लगा है तो सारे मीन्स के बच्चों तक इसको पहुंचा दो, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं। लाइक कर दो, कमेंट करके जरूर बताओ कि हाँ सर अभी तक हमको 10 मार्कर सबने करवा दिए थे, ये भी बता देना करवाए कि नहीं करवाए। और यदि आपको भरोसा है मुझ पर तो मैं कहूंगा मुझसे जुड़िए, मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करूंगा, आपको पास करवा के बताऊंगा, और आपके लिए जो भी संभव होगा वो करके दूंगा। तब आप समझेंगे कि नहीं, यकीनन यदि ये चीजें हमें पहले से मिलती तो हम पास हो जाते। इस आधार पर मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा आपसे। मिलेंगे नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो में। देखिएगा कि आपके लिए मैं क्या तैयार कर रहा हूं। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।